जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी का दूसरा और अंतिम पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो पहला पार्ट जाइए और देखिए। अगर आपने देख रखा है तो इसको कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। पहले पार्ट में जो हम मुख्यतः देख चुके हैं, आखिर सत्ता होती क्या है और सत्ता में किस प्रकार से लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। इसमें हमने ये भी देखा था कि आखिर किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी जरूरी है। हमने देखा था कि अगर सत्ता में, यानी कि जो हम पूरा देश की कोई व्यवस्था है और कोई देश की राजनीतिक व्यवस्था में अगर किसी एक समुदाय को, किसी एक धर्म के लोगों को या किसी जाति के लोगों को या किसी भाषा के लोगों को दबाया जाता है और किसी को ज्यादा अहमियत दी जाती है, ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो वहां पर तनाव उभरता है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और लड़ाई झगड़े के माहौल में कोई भी देश विकास नहीं कर पाएगा। हमने दो उदाहरण लिए थे, एक श्रीलंका, दूसरा बेल्जियम। श्रीलंका में हमने देखा था कि किस प्रकार से उनकी समस्या थी सिंगली और तमिल समुदाय के बीच में और किस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान हुआ। बेल्जियम की हम समस्या फ्रांसीसी और फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में हमने देखा। और हम देखते हैं कि आखिर अब हमें जो देखना है, बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी निभाते हुए अपनी समस्या का समाधान किया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के नेताओं से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों व सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। श्रीलंका के नेताओं ने ज्यादातर अपना ध्यान दिया कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको ज्यादा अहमियत दी जाए और छोटे लोगों को, जो कम संख्या में लोग हैं, उनको दबा दिया जाए। जबकि बेल्जियम के लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जहां भी रहते हैं वहां पर विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग टाइप के लोग पाए जाते हैं। उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनकी भाषा, उनकी बोलचाल अलग हो सकती है और ये जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारी भाषा वो सामने वाले की भाषा हो। तो इससे उन्होंने ये चीज स्वीकार कर ली और उन्होंने बोला कि ये जो अंतर हमारे बीच में पाए जाते हैं, अमीर गरीब के बीच में, सांस्कृतिक भाषा का अंतर, जुबान का अंतर, पहनावे का अंतर, उन्होंने बोला कि ये ऐसा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी कि उसको, जाहिर सी बात है, उनको आपस में रहने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन, बदलाव किए गए, जिससे कि फ्रेंच और डच भाषा दोनों समुदाय के लोग आपस में एकजुट रह सकें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। वो संशोधन क्या थे? पहला संशोधन क्या था? इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। देखिए, किसी भी देश में 2 प्रकार की सरकार होती हैं। एक केंद्र सरकार, जिसे पूरे देश की सरकार कहा जाता है, और एक राज्य सरकार, जिसे उस राज्य की सरकार कहा जाता है। जैसे कि आज के टाइम पर 2021 जो चल रहा है, अभी केंद्र में जो हमारे पूरे देश की सरकार है वो एनडीए भाजपा की सरकार है। उनके एक सबसे बड़े लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसी की तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। बिहार में गठबंधन की सरकार है नीतीश जी की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो उस प्रकार से हम कहते हैं कि 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। लेकिन केंद्र सरकार, यहां पर बोला गया कि जो पूरे देश की सरकार होगी, उस देश की सरकार में डच और डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मंत्री होंगे उनकी संख्या समान रहेगी, जिससे कि फ्रेंच भाषा की जो लोगों की समस्याएं हैं वो उनके मंत्री रख सकें और डच भाषा बोलने वालों लोगों की जो समस्याएं हैं उनके मंत्री रख सकें। तो इससे दोनों का बराबरी मिली। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही। अब केंद्र सरकार क्या थी कि पूरे देश की सरकार है। यहाँ पर 2 समुदाय, 2 राज्य ऐसे थे, 2 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर फ्रेंच भाषा के लोग ज्यादा रहते थे। एक दूसरा राज्य था जहां पर डच भाषा के लोग रहते थे ज्यादा। तो उन्होंने क्या करा
कि केंद्र सरकार को कम शक्तियां दी गई, राज्य सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई, जिससे कि राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून चला सके। ब्रुसेल्स एक जगह का नाम है, में अलग सरकार है और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स एक विवादित जगह है जिसमें डच लोग बोलते हैं कि हमारी जगह, फ्रेंच लोग बोलते हैं हमारी जगह है। उन्होंने बोला वहां पे एक अलग टाइप की सरकार स्थापित कर दी और वहां पर दोनों समुदाय, फ्रेंच और डच भाषा के जो समुदाय के लोग हैं उसमें चुन के शासन चलाते हैं समान मात्रा में। चौथा संशोधन इन्होंने क्या संशोधन यानी बदलाव क्या किया, केंद्र व राज्य के अतिरिक्त तीसरी सरकार, जैसे केंद्र सरकार होती है, देश की सरकार, राज्य की सरकार, तो उन्होंने तीसरी सरकार बनाई। चलो कौन सी सरकार बनाई? सामुदायिक सरकार। समुदाय मतलब होता है आसपास के मोहल्ले की सरकार। समुदाय क्या होता है? हमारा जो आसपास का इलाका होता है। इन्होंने तीसरी प्रकार की सरकार बनाई, सामुदायिक सरकार। जैसे कि भारत में भी 3 प्रकार की सरकारें चलती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जैसे कि पंचायत के चुनाव, नगर निगम पार्षद के चुनाव, ये तीसरे प्रकार की सरकार है। तो यहाँ पर जो तीसरे प्रकार की सरकार है वो सामुदायिक सरकार है। इन सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ये 4 सुधार किए और उन्होंने बोला कि इन चारों संशोधन के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म, सभी को समान अधिकार मिलने। इन्होंने समझदारी से ये फैसला क्लियर कर लिया। अब एक बात आती है, सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, कि अगर हम एक परिवार में रह रहे हैं और एक परिवार में रहते हुए अगर किसी एक बच्चे को ज्यादा अहमियत दी जाता है तो दूसरा बच्चा क्या होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाती, कई बार वो विद्रोह कर देता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि परिवार का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, दूसरा परिवार का विकास ज्यादा अच्छे से कर पाता है। तो इससे क्या होता है, समाज में असमानता फैल जाती है। अगर सत्ता, जो सरकार है, जो शक्तियां हैं, उनमें सभी को बराबर का हक नहीं मिलेगा तो इससे क्या हुआ, जो दबाए हुए लोग होंगे विद्रोह करेंगे, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। तो इसकी जरूरत क्यों है? सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तर्क दिए गए कि वो बहुत जरूरी है, बंटवारा होना चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए। पहला तर्क क्या, पहला फैक्ट बोला गया है, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम होती है। इससे क्या बोला कि आपको भी, भैया आप हिंदी भाषा बोलने वाले हो, आपको भी कुछ अधिकार देते हैं, आप भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हो, आपको कुछ अधिकार देते हैं, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हो, आपको पंजाबी भाषा कुछ अधिकार दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा, ठीक है, तो संभावना कम होगी, देश विकास ज्यादा करेगा। दूसरा कारण क्या है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहां पे लोगों का शासन है। अगर हम उदाहरण लें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्म के लोगों को अधिकार है, लेकिन हम मुस्लिम धर्मों के साथ अत्याचार करते हैं, ईसाई धर्म के साथ अत्याचार करते हैं, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देते। तो क्या वो हम कहेंगे कि वो लोकतंत्र है? नहीं कहेंगे। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र हम कह ही नहीं सकते। इससे हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला टॉपिक है छोटा सा, सत्ता की साझेदारी के रूप। आखिर वो सत्ता की साझेदारी किन किन रूपों में हो सकती है? राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी अवधारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। देखिए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ किस कारण से हुआ? उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि वो राजनीतिक सत्ता पाना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता पाना था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। खैर क्या कारण थे क्या कारण नहीं थे उसमें हमें नहीं पढ़ना, हम खाली आपको एक उत्तर दे, एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। उस बंटवारे से क्या हुआ, एक देश के 2 टुकड़े हो गए। दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी अवधारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। हालांकि जो पाकिस्तान की मांग के समर्थक थे उनको हर संभव प्रयास किया गया था कि हम आपको सत्ता में साझेदारी देंगे, ये आपको अहमियत दी जाएगी, ये आपको सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उनका आखिरी तक वो अड़े रहे इसी बात को लेके कि, और अंत में बंटवारा हुआ ही। तो सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमें सत्ता में हिस्सा देना चाहिए, आपस में मिलजुल के आप काम करिए।
आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। जो आज के टाइम की लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है उसमें सत्ता की साझेदारी को अनेक रूपों में देखा जा सकता है। जैसे कि सरकार के 3 अंग हैं, जो भी सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा सत्ता की साझेदारी। सरकार के 3 अंग यानी विधायिका यानी संसद, यानी विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना, न्यायपालिका का काम है जब कानून चालू हो जाता है, लागू हो जाता है, अगर कोई उसके नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई करना या फिर कानून को पालन करने के लिए व्यवस्था स्थापित करना। तो ये तीनों प्रकार के तीनों के अलग अलग काम है। ये क्या हुआ, साझेदारी हुआ ना। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। देखिए, केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, स्थानीय सरकार या सामुदायिक सरकार अलग है। अगर ये तीनों अलग अलग प्रकार से बटी रहेंगी तो उससे क्या हो, सत्ता का बंटवारा होता रहेगा, सत्ता में साझेदारी होगी, सॉरी बंटवारा नहीं साझेदारी होगी। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी, मतलब कि विभिन्न सामाजिक समूहों को भी उनको हिस्सा दिया जाना चाहिए, सत्ता में साझेदारी का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने समुदाय की मांग को उठा सके और उनकी मांग को मनवा सके। जैसा कि अगर हमारा भारतीय संविधान जब बन रहा था, उस संविधान को बनाते वक्त खास तौर पर ध्यान दिया गया था कि कोई संविधान में हर एक समुदाय की आवाज बने, चाहे वो आदिवासी समुदाय से हो, दलित समुदाय से हो, महिला समुदाय से हो। तो यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी उनको पूरा किया जाना चाहिए। विभिन्न दबाव समूहों तथा आंदोलन द्वारा सत्ता को प्रभावित करना, मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई एक सरकार है वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं वो बार बार सरकार आ रही है पावर में और बार बार वो चुनाव जीत कर आ रही है। इससे क्या होता है, उसके अंदर घमंड आने लगेगा, स्कैम करने लगेगी, भ्रष्टाचार करने लगेगा, घोटाले करने लगेगा। जब तक हम उसका भंडा नहीं फोड़ेंगे, जब तक हम उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे लोगों को वो बतलाती है कि हम आपका रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल सत्ता की साझेदारी में जरूरी है कि आप विभिन्न दबाव समूह यानी राजनीतिक समूहों द्वारा विपक्षी पार्टी, जैसे कि आज के टाइम पर अगर आप ले एग्जाम्पल के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कृषि बिल पास करवाया, उसके खिलाफ किसान भाई लोग आज भी सिंधु बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं और राजस्थान के हाईवे पर भी, राजस्थान दिल्ली के हाईवे पर भी आंदोलन कर रहे हैं। पूरा देश के किसान लगभग किसी न किसी रूप से आंदोलन कर रहे हैं। अगर वो इस आंदोलन को नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा, सरकार कोई भी कानून लेके थोप देगी। तो क्या हुआ है कि विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन द्वारा सत्ता को प्रभावित करना ताकि किसानों की भी आवाज बनी रहे संसद में। अगर कानून वापस लीजिए, वो लेते नहीं लेते वो क्या मैटर है, नहीं मैटर है। हालांकि किसान आंदोलन में मैं भी काफी फिलहाल अभी एक्टिव हूं। अब कल यानी कि आज तारीख है 3, कल है 4, जो टाइम में वीडियो बना रहा हूं, सिंधु बॉर्डर पे हमें जाना है किसान भाइयों की सेवा करने के लिए। खैर, ये अपना पूरा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक थे, पूरा अध्याय छोटा सा अध्याय था, सत्ता की साझेदारी 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। किसी प्रकार का इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी बनी है, दोस्तों से शेयर करिए। ज्यादा एनर्जेटिक नहीं लग रहा हूँ आज के टाइम पर, क्योंकि दरअसल मेरे बड़े भाई जी का देहांत अभी 1-2 दिन पहले हो चुका है। खैर, काम भी करना है, थोड़ा बच्चों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि अब जिसे जाना था वो जा चुके हैं, वो दिल में रह सकते हैं, अब उनको शोक मना करके नहीं रखा जा सकता। घर में है, काम करना है, चीजें हैं, आगे करना है, आप लोगों का भी ख्याल रखना है। तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो दरअसल शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक दोस्तों तक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।